चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, स्वतंत्रता के अधिकार की। ये वो अधिकार हैं जो असल में हमारी आज़ादी की बुनियाद हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। और जानते हैं इसे संविधान की धड़कन क्यों कहते हैं? क्योंकि यही वो हिस्सा है जो हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को सबसे मजबूत पिलर्स में से एक बनाता है। तो चलिए सबसे पहले गोता लगाते हैं अनुच्छेद 19 में। इसे तो अक्सर संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और ये कहना गलत भी नहीं होगा। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये खास तौर पर हम भारतीय नागरिकों को 6 तरह की लोकतांत्रिक आज़ादियां देता है। तो कौन सी हैं ये 6 आज़ादियां? चलिए देखते हैं। तो ये हैं वो 6 आज़ादियां। और अगर ध्यान से देखें तो ये सब हमारी रोज की जिंदगी से कितनी जुड़ी हुई हैं, है ना? बोलने की आज़ादी, जिसमें प्रेस की आज़ादी भी शामिल है, से लेकर अपनी पसंद का कोई भी काम या बिजनेस करने की आज़ादी तक, सब कुछ इसमें है। हाँ, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, ये आज़ादियाँ एब्सोल्यूट नहीं हैं, मतलब असीमित नहीं हैं। इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस यानी कि कुछ वाजिब रोक भी लगाई जा सकती हैं। भाई, बोलने की आज़ादी का मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई कुछ भी बोलकर देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दे। तो समाज में एक बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आज़ादी तो मिल गई, पर अगर सरकार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करे तो उससे बचाने के लिए भी संविधान ने हमें एक ढाल दी है, और ये ढाल है आर्टिकल 20 और 22। अब मान लीजिए किसी पर कोई इल्जाम लगता है, तो अनुच्छेद 20 उसे मनमानी और बहुत ज्यादा सजा से बचाने के लिए 3 बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्शन देता है। ये एक तरह से 3 सुरक्षा कवच हैं। इसी तरह आर्टिकल 22 2 अलग-अलग तरह की हिरासत या कहें डिटेंशन की बात करता है। पहली है प्यूनिटिव, मतलब जब जुर्म साबित हो गया और सजा मिली। और दूसरी है प्रिवेंटिव, मतलब किसी को जुर्म करने से रोकने के लिए शक के आधार पर हिरासत में लेना। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि किसी की गिरफ्तारी होने का मतलब ये नहीं कि उसके मौलिक अधिकार खत्म हो गए। बिल्कुल नहीं। ये अधिकार इसलिए हैं ताकि उसके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट हो, एक निष्पक्ष व्यवहार हो। चलिए अब आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे कई लोग सारे फंडामेंटल राइट्स का दिल मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 21 की। बस ये एक लाइन, सोचिए ये एक लाइन कितनी बड़ी गारंटी देती है। ये कहती है कि सरकार किसी की भी जान या पर्सनल लिबर्टी को अपनी मर्जी से नहीं छीन सकती। अगर ऐसा करना भी है तो कानून की जो तय प्रक्रिया है उसका पालन करना ही होगा। और पता है, इस अधिकार का मतलब हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। ये समय के साथ बदला है। पहले इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना था, लेकिन 1978 में एक बहुत बड़ा केस हुआ, मेनका गांधी केस। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब इसका मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि इंसानी गरिमा के साथ जीना है। तो सवाल उठता है कि गरिमा के साथ जीने का आखिर मतलब क्या है? इसी सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई और जरूरी अधिकारों को इसी आर्टिकल 21 का हिस्सा माना है, जैसे कि निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी, या फिर साफ सुथरे माहौल में रहने का अधिकार। और इसी आर्टिकल की सोच इतनी बड़ी है कि इससे एक और नया मौलिक अधिकार पैदा हुआ, आर्टिकल 21A। और ये क्या कहता है? ये 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। तो हमने इन सभी अधिकारों को एक एक करके समझा। चलिए अब एक क्विक रीकैप करते हैं, एक नज़र में सब कुछ देख लेते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आर्टिकल 19 हमें अलग अलग तरह की आज़ादियां देता है। आर्टिकल 20 और 22 हमें गलत सजा और गिरफ्तारी से बचाते हैं। और आर्टिकल 21 वो हमें एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार देता है। कितना क्लियर है ना? तो चलिए अब फटाफट से कुछ सवाल जवाब हो जाएं। पहला सवाल, हमने प्रेस की आज़ादी की बात की थी, तो जरा सोचिए ये किस आर्टिकल के तहत आती है? ठीक है, अगला सवाल, आज के डिजिटल युग का एक बहुत बड़ा अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस आर्टिकल का हिस्सा माना है? तो इन अधिकारों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये तो हुई पहली बात। लेकिन आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। एक समाज के तौर पर हम अपनी व्यक्तिगत आज़ादी और हमारी जो सामूहिक जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच में एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं?